तो आपको क्या मिल सकता है? आपको मिलेगा या तो अम्ल, या तो क्षार, या तो लवण, या तो कोई गैस, या फिर कोई चेंजिंग करके बताएगा कि ए का चेंज हुआ बी में, तो बताइए कि ए की जो है तुल्यांकी भार कितनी होगी। इस तरीके कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो आपको क्या आना चाहिए कि भाई इसी की सहायता से यन की वैल्यू हमें निकल आएगी, तो हम जो है तुल्यांकी भार निकालेंगे। जैसे सपोज मैं पहले अम्ल का जो है दे देता हूं। तो अम्ल में मेरे पास HCl है, तो HCl के लिए आपको यन बराबर कितना दिख रहा है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 1। अगर मैं H2SO4 कहता तो यन बराबर आपको कितना दिख रहा है? 2, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं? 2। मैंने क्या कहा? अम्ल में H प्लस की संख्या। अगर मैं HNO3 दे रहा हूं तो यहाँ पे H कितना दिख रहा है आपको? यन कितना दिख रहा है? 1। अगर मैं H3PO4 दे रहा हूं तो यहाँ पे कितना दिख रहा है? 3। हाँ, याद रहे H3PO4 के दो भाई और आते हैं, एक आता है H3PO2, एक आता है H3PO3। तो मैं इसके लिए बता दूंगा कि जो H3PO4 अगर ये तीनों केस आ जाए, अगर इस तरीके से अगर आपको कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पे जितने भी ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको 4, 2, 3 कितने भी दिख रहे हैं, उसमें से एक घटा देना, वही उसका यन होगा। इस पे मत चले जाएगा, यानी यहाँ से 3 रख दिया आपने तो गलत हो जाएगा। ये असल में कितना H प्लस देता है, मैंने अपने बच्चों को बता के भी रखा हुआ है। आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा कि H3PO2 हमेशा 1 H प्लस देता है, H3PO3 हमेशा 2 H प्लस देता है। तो इसके N की वैल्यू 1 और N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी तरीके से एक जो है C2 आपका जो है क्या आता है? C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड में H की कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि H कितने हैं? 2 हैं। COOH, इसको कैसे करते हैं? COOH, तो यही H निकलता है ना। तो इसके लिए N की वैल्यू कितने हो गई? 2 हो गई। यानी कि आपको क्या देखना है कि अम्ल किसी में भी H कितने हैं, तो H जितना होगा उतना ही N होगा। HCl का अणुभार हम निकालते हैं 36.5 बटा 1, यानी इसका हो जाएगा 36.5। H2SO4 का अणुभार निकालते हैं 98 बटा 2, यानी इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा 49। तुल्यांकी भार निकाले। HNO3 का निकालते हैं 63, यानी ये हो जाएगा 63/1, यानी 63। H3PO4, H3PO2, H3PO3 का भी ऐसे ही निकालिए और बटे में 3 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, जिसके लिए भी पूछा जाए। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड का होता है हमारे ख्याल से 12 दूनी 24 प्लस 2 प्लस 16 64, तो 4 2 8 1 9 90 होता है मेरे ख्याल से। हाँ 90, तो 90 अपान कितना कर देंगे? 2, यानी इसका कितना आ जाएगा? 45। तो अम्लों का देखिए किस तरीके से तुल्यांकी भार निकाला हमने। तो यन सबके लिए यन अगर आपको आ गया तो आपको अणुभार में से क्या कर देना है? यन को जो है डिवाइड कर देना है। तो ये आपका हो गया। इसको बार बार रिवीजन करिए, बार बार देखिए और भी यौगिकों से की मदद लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम जो है क्षार का निकालेंगे। तो क्षार के लिए जैसे भाई एकदम इजी स्टेप है, मैंने क्या बताया? क्षार में OH माइनस की संख्या, यानी जितने OH दिखे आपको, जितने भी OH दिखे आपको, अब भाई यहाँ पे आपको N कितना दिख रहा है? 1। क्यों? क्योंकि OH कितने हैं? 1 है। यहाँ पे N कितना होगा? 2। क्यों? क्योंकि OH कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे N आपको कितना दिख रहा है? 2, क्योंकि OH कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे N आपको कितना दिख रहा है? 3, क्योंकि OH कितने? 3 है। तो क्षार की पहचान OH से होती है, तो OH के ही आधार पर हम उसके नंबर बता देंगे। N = 1 होगा कि 2 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा। अब इसका NaOH का होता है 40, अणुभार 40 बटा N कितना? 1, यानी इसका तुल्यांकी भार भी कितना होगा? 40 होगा। MgOH का होल्ट वाइज की बात करूं तो 16 1 17 दूनी 34, और 34 और Mg करीब जो है 24 होता है मेरे ख्याल से। तो 4 4 8 3 2 5 58, तो ये 58/2, यानी कितना आ जाएगा? 29। तो MgOH का होल्ट वाइज का तुल्यांकी भार कितना होगा? 29। इसी तरह से 16 17 दूनी 34, 34 और 40 मेरे ख्याल से 74 हो जाएगा। इसका अणुभार 74 होगा और अपान 2 कर देंगे, यानी 37। इसका तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। इसी तरीके से 51 और 58 88 हो जाएगा इसका, और 88/2 करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से क्षार का भी आपको आ गया। अब बात कर लेते हैं लवण की कि भाई लवण का कैसे निकाला जाएगा, कैसे हम लवण का निकालेंगे। लवण में हमारे पास NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, और हम जो है KCl ले सकते हैं, और Na3PO4 भी ले सकते हैं, और हम क्या ले सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, जैसे CaSO4। ये 4 एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो लवण का देखिए, इसमें ना तो यच है ना तो OH है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। तो हमने क्या कहा भाई, इसको आयनित करना आता है क्या आपको? इसको आयनित किया Na प्लस प्लस Cl माइनस, इसको आयनित किया तो 2Na प्लस प्लस SO4 डबल माइनस, इसको आयनित किया तो K प्लस प्लस Cl माइनस, इसको आयनित किया तो 3Na प्लस प्लस PO4 ट्रिपल माइनस, और इसको आयनित किया तो Ca डबल प्लस प्लस SO4 डबल माइनस। तो अगर आपको लवण को आयनित करना आता है तो आप बता लेंगे कि N की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि N के लिए हमने क्या कहा, धनायनों की संख्या या ऋणायनों की संख्या। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि N कितने धनायन या कितने ऋणायन मुक्त हुए, तो एक धनायन या एक ऋणायन। इसमें कितने धनायन कितने ऋणायन, तो 2। इसमें कितने धनायन कितने ऋणायन, तो 1। इसमें कितने धनायन कितने ऋणायन, तो देखा आपने, ये 3 प्लस या फिर 3 माइनस। प्लस को पकड़िए या माइनस को, किसी को भी पकड़ लीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा, N = 3। और CaSO4 की बात कर लो तो N = 2। देखिए बहुत इजी स्टेप है। अब NaCl का होता है 58.5/1, यानी 58.5 ही इसका तुल्यांकी भार होगा। Na2SO4 का अणुभार निकालिए और बटा कर दीजिए कितना, वेरी गुड, 2। KCl का अगर आप अणुभार निकालिए तो बटा कितना कर दीजिए, 1। Na3PO4 का अणुभार निकालिए, आता है आपको, यहां से मदद ले लेंगे और बटा कितना कर देंगे, 3, वेरी गुड। CaSO4 का कितना कर देंगे, बटे में 2, यानी जो भी अणुभार आएगा उसको बटे में कर देंगे 2। तो ये तो था हमारे लवण के लिए। और कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको पूछ लिया कि जो है Na प्लस का बताइए, Cl माइनस का बताइए, SO4 डबल माइनस का बताइए, आयन का, किसी आयन का पूछ लिया अगर, तब आप कैसे निकालेंगे, Mg डबल प्लस का बताइए, आपसे PO4 ट्रिपल माइनस का पूछ लिया। तो इसमें भी सेम, कितने धनायन दिख रहे हैं, कितने Na का कितना होता है, 23 बटा धनायन कितना दिख रहा है, धनायन कितना दिख रहा है, 1। Cl का होता है 35.5 बटा 1, यानी Cl माइनस का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, वही 35.5। SO4 डबल माइनस का हमें बटे में तो 2 दिख रहा है। अब SO4 का अणुभार हमें निकालना आना चाहिए, 16 चौक 64 और 64 और 32 कितने हो जाएंगे, लगभग हमारे ख्याल से 96 हो जाएंगे, यानी 48 आ जाएगा इसका, है ना। हाँ सही। Mg का होता है 24 और बटे 2, यानी कितना, 12। PO4 ट्रिपल माइनस, अब PO4 यानी P का होता है 31 और O का होता है 64, तो 31 और 64 कितना हो जाएगा, 95। तो 95 अपान कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, 31.66 कितना आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप जो है त्यागे गए, जैसे Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 1, Cl माइनस 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 1, SO4 डबल माइनस 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 2, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 2, Mg 2 त्यागता है तो 2, PO4 ट्रिपल माइनस के द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं तो 3। इस तरह त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की सहायता से हम इसको भी निकाल सकते हैं। अब एक सवाल हमने अंतिम स्टेप बताया, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, इसको कैसे निकालते हैं। तो एक आता है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको कि अम्लीय माध्यम में जो KMnO4 होता है वो किस में चेंज हो जाता है, Mn डबल प्लस में चेंज हो जाता है। तो अम्लीय माध्यम में KMnO4 Mn डबल प्लस में चेंज हो गया तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या में कितने का परिवर्तन हुआ, ऑक्सीकरण संख्या में। तो अगर हमें KMnO4 का निकालना है तो पहले चेक करना होगा KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो आप निकाल देंगे +7 और Mn की कितनी है, +2, यानी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितना हुआ, परिवर्तन 5। अगर 5 हुआ तो KMnO4 का जो तुल्यांकी भार होगा वो तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, K का होता है जो है 39, Mn का होता है 55
और 16 चौक 64 यानी 98, हाथ से लगे 1, 9 6 158, तो 158/5 यानी 31.6 इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा। देखिए हालांकि ऐसे आपके जनरली इन सब की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को तो बहुत भी पूछा गया तो अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में या फिर लवण के बारे में पूछा जाएगा, तो उनका तो आना चाहिए, अम्ल क्षार और लवण का तो आपको आना चाहिए। बाकी मैंने स्टेप और भी बता दिए कि तुल्यांकी भार और लोगों के कैसे निकाले जाते हैं। इसके अतिरिक्त यन अपना संयोजकता भी होता है, यहाँ पे हम बता सकते हैं संयोजकता। जैसे अगर आपको संयोजकता आता है, जैसे O2 का निकालना है तो O2 में 2 संयोजकता पाया, या Cl2 का निकालना है तो Cl2 में 35.5 गुणे 35.5 71, बटा Cl2 की संयोजकता 1 होती है यानी इसका 71 ही होगा। N2 का निकालें तो N2 में क्या होता है, N2 की संयोजकता नाइट्रोजन के बीच में कितने बांड बनाए गए, 3 बांड बनाए गए, नाइट्रोजन का 28/3 जो भी आ जाएगा। तो इस तरीके से संयोजकता का भी हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको तुल्यांकी भार भी निकालना आ गया। अब अगर आपको अणुभार निकालना आ गया, तुल्यांकी भार निकालना आ गया, तब आप सीखेंगे कि जो है मोल कैसे निकाला जाए, और फिर उसके बाद हम नंबर 4 सीखेंगे कि तुल्यांक कैसे निकाला जाए, या मोलों की संख्या कैसे निकाली जाए और तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाली जाए। तो चलिए पहले हम मोल निकालना जान लेते हैं। तो मोल हमने बचपन में ही पढ़ा हुआ है कि मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। इसी तरीके से तुल्यांक की बात करूं, अगर मैं मोल यहां लिख दूं, मोल बराबर होता है भार, वेट अपान एटॉमिक वेट यानी या मॉलिक्यूल वेट, अणुभार। इसी तरीके से हमें तुल्यांक की संख्या निकालनी है, तो तुल्यांकों की संख्या बराबर भार बटा तुल्यांकी भार। यानी आपको तुल्यांकी भार आ गया, तुल्यांकी भार मतलब बटायन करने का, अणुभार तो इनकी सहायता से हम निकाल लेंगे। तो मोल जो भी निकालना है, जैसे तो आपको भार जो है ना वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपके प्रश्न में आपको भार दिया रहेगा। यानी कि अगर भार नहीं दिया तो समझ लीजिए मोल दिया, अणुभार दिया, तब क्या करना है, भार ज्ञात करना है। यानी भार अगर ज्ञात करना है तो तुल्यांक और तुल्यांकी भार दिया गया होगा, लेकिन जनरली भार आपको दिया जाता है। जैसे मैं बात करूं 40 ग्राम NaOH, तो 40 ग्राम NaOH में आपको कितने मोल मिलेंगे, तो देख लेते हैं। मोल बराबर भार कितना दिया है 40 ग्राम, बट अणुभार NaOH का कितना अभी निकाला आपने 40, यानी इसके मोल कितने आ गए 1। वेरी गुड, ऐसे ही निकालना है। जैसे तुल्यांक, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो अगर यहाँ पे मेरे पास दिया गया 3.65 ग्राम HCl, अब 3.65 ग्राम HCl निकालना है तो इसके तुल्यांक कितने होंगे, यानी तुल्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो पहले तो भार रख देंगे 3.65 अपान HCl का होता है 36.5, यहां से हम दशमलव काट देंगे तो 0.1 आपको आ जाएगा तुल्यांक। यानी अगर आपको मोल और तुल्यांक ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा, मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार और तुल्यांक बराबर होता है भार बटा तुल्यांकी भार। तो ये था आपका अणुभार, तुल्यांकी भार, मोल। मोल कैसे निकाला जाएगा, भार बटा अणुभार से। तुल्यांक कैसे निकाला जाता है, भार बटा तुल्यांकी भार से। तो इंपॉर्टेंट तो था कि भाई अणुभार निकालना, तो अणुभार तो आपको बचपन से ही आता होगा, सिर्फ आपने, आपके लिए जो अच्छे बच्चे थे उनको अगर तुल्यांकी भार नहीं निकालना आता था, तो इसलिए हमने बताया क्योंकि आपने कल के